नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि जगत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें आपको हम जानकारी देते हैं कृषि संबंधित क्या कुछ नया हो रहा है और कैसे हमारे देश के जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, वो इस जानकारी को हासिल कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कार्यक्रम में 3 भाग के जरिए आपको जानकारी हम देंगे। पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद बात होगी कृषि स्टार्टअप की भी, और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और किसान में मछली पालन से संबंधित। हम सभी जानते हैं मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे जुड़कर हमारे किसान अच्छे खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसी में अगर हम बात करते हैं पिंजरा विधि की, जी हाँ, मछली पालन पिंजरा विधि से जो किया जाता है, और इसके लिए अगर हम देखें ओडिशा और झारखंड के जो जलाशय हैं, यहाँ पर वैज्ञानिक लगातार इसी प्रयास में है कि जो हमारी भारतीय मछलियाँ हैं, क्या उनको पिंजरा विधि से हम पाल सकते हैं या नहीं। अगर ऐसा संभव हो पाया तो और ज़्यादा लाभ जो है वो किसानों को मिल सकेगा, मछली पालकों को मिल सकेगा। इसी बारे में और जानकारी ले लेते हैं इस रिपोर्ट में। पिंजरे में मछली पालन इस व्यवसाय के लिए काफी अनुकूल माना जा रहा है। ये ऐसी तकनीक है जिसमें पिंजरे बनाकर पानी में रख दिए जाते हैं और फिर उनमें मछलियां पाली जाती है। इसमें मछलियों के जिंदा रहने की ज्यादा संभावनाएं रहती है और उन्हें पालने का खर्च भी कम आता है। साथ ही मछली पकड़ने में आसानी रहती है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान यानी सिफरी ने पिंजरे में भारतीय नस्ल की मछलियों को व्यावसायिक रूप से पालने के लिए खास अध्ययन किया है। अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने अलग अलग नस्लों की मछलियों को अलग अलग आकार के पिंजरों में पाला और उनके व्यवहार और उत्पादन जैसी बातों पर गौर किया। अध्ययन काफी कामयाब रहा, जिससे वैज्ञानिकों को स्वदेशी नस्लों के पिंजरे में पालने की तकनीक विकसित हो पाई। बटर कैटफिश ओमपोक बीमा कुलेट ज्यादा दाम में बिकने वाली मछली है। इसे आम भाषा में पाबड़ा कहा जाता है। इसके अलावा माइपर कॉर्प लेबियो बाटा स्थानीय तौर पर बाटा के नाम से जानी जाती है। वैज्ञानिकों ने पिंजरे में इन्हें पालने का कामयाब अध्ययन किया है। अध्ययन के लिए झारखंड के मैथन जलाशय को चुना गया। ओमपुक बीमा कुलेट्स के अविकसित बच्चों को 4 मीटर लंबाई, इतनी ही मीटर चौड़ाई और 2 मीटर की ऊंचाई वाले पिंजरों में संवर्धित किया गया। 7 महीनों के बाद देखा गया कि 80% से भी ज्यादा बच्चे जिंदा बचकर वयस्क हो गए और हर मछली का औसत वजन 50 से 62 ग्राम आया। इस पिंजरे से कुल 150 किलो मछलियाँ बरामद हुई। लेबियो बाटा के लिए पिंजरों का आकार 5 गुना 5 गुना 3 मीटर रखा गया। 6 महीने की संवर्धित अवधि के बाद 85% से अधिक मछलियां जिंदा रही और हर मछली का औसत वजन 45 से 52 ग्राम पाया गया। इन पिंजरों से 430 किलो मछलियां प्राप्त हुई। मध्यम कॉर्प पटियन सराना एक तरह की शाकाहारी मछली है, जिसे आमतौर पर पुटी के नाम से जाना जाता है। इसे ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित सलिया बांध में संवर्धित किया गया। संवर्धन के लिए 6 गुना 4 गुना 4 के आकार के 4 पिंजरे बनाए गए। संवर्धित अवधि के 3 महीने बाद बच्चों का औसत वजन 150 ग्राम हो गया। जीवित रहने की दर रही 90%। 4 पिंजरों से कुल 460 किलो मछलियां मिली। पी सराना की बाजार में अच्छी मांग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मछली पूर्वी भारतीय जलाशयों में पिंजरे के संवर्धन के विविधीकरण के लिए बेहतर साबित हो सकती है। उम्मीद है कि अधिक कीमत वाली किस्मों के साथ पिंजरा संवर्धन के विविधीकरण से न सिर्फ पिंजरा तकनीक को अपनाने वालों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि किसानों को ज्यादा मुनाफा भी होगा। तो देखा आपने किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं लगातार पिंजरा मछली विधि जो है उसको अपनाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की, यानी कौन कौन सी ऐसी प्रमुख बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा, जिससे आपके जो पशु है स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और आपकी जो लागत है उसको भी बचा सके। जान लेते हैं इस माह के कैलेंडर में। एचएस एवं BQ टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डिवॉर्मिंग कर देनी चाहिए ताकि टीका प्रभावी हो सके। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसलिए पशु के लिए अलग से शेड का निर्माण करना चाहिए तथा अधिक से अधिक स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए।
अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन पिलाएं। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में लगातार आपकी मुलाकात हम कराते हैं सफल और प्रगतिशील किसानों से। आज भी एक ऐसे ही किसान जिनकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं। इनका नाम है नरेंद्र सिंह, जो कि पशुपालन क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं और इनका जो योगदान रहा है पशुपालन क्षेत्र के लिए, उसको देखते हुए साल 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो आइए देखते हैं नरेंद्र जी की सफलता की ये गाथा। पानीपत जिले के गांव डिडवाड़ी निवासी नरेंद्र सिंह द्वारा मुर्रा व साहिवाल नस्ल को संरक्षित करने पर भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है। नरेंद्र सिंह को बचपन से पशुओं की देखभाल व लगाव का शौक था। शुरुआत से ही उनका ज्यादातर समय पशुओं की बेहतर ढंग से देखभाल करने में बीतता था। चूंकि वो किसान के साथ पंचायत विभाग में ग्राम सचिव भी हैं, ड्यूटी के बाद पशुओं की देखभाल के समय यही प्रयास रहता था कि कुछ पशुओं के हित में भी किया जाना चाहिए। करीब 20 साल पहले नरेंद्र सिंह ने 10 पशुओं के साथ गांव में अपने प्लॉट पर डेयरी की शुरुआत की थी। अब भैंस, झोटे व सांड समेत आज उनकी डेयरी फार्म पर करीब 150 पशु हैं। नरेंद्र सिंह को वर्ष 2013 व वर्ष 2015 में राष्ट्रीय अवार्ड, 2017 में गोपाल रत्न अवार्ड व वर्ष 2018 में मुर्रा रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नरेंद्र सिंह के फार्म की खास बात यह है कि मुर्रा नस्ल की सुंदरता को देखने के लिए विदेशी भी यहाँ आते हैं। तभी तो कोलंबिया के राजकुमार समेत इनकी डेयरी का कई देशों के प्रतिनिधि दौरा कर चुके हैं। इनकी मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में चैंपियन रह चुकी है। वहीं छोटा शहंशाह दूसरे स्थान पर रहा। इन्हें खरीदने विदेशों से भी लोग आ चुके हैं। हालांकि इन पशुओं का दाम बढ़ चढ़ कर लगाया जा रहा है, पर फिलहाल इन्होंने इन्हें बेचने से मना कर दिया है। मुर्रा नस्ल का झोटा घोलू, प्रिंस व शहंशाह समेत भैंसों की ख्याति देश भर के अलावा विदेशों में छाने के बाद करीब 5 वर्ष पहले उनकी डेयरी पर कोलंबिया के राजकुमार समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने विजिट कर पशुपालन की तकनीक को नजदीक से जाना था। उनकी डेयरी के हरियाणा साहिवाल सांड, नंदी व मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में प्रथम रहकर चैंपियन बनी व छोटा शहंशाह दूसरे स्थान पर रहा है। पशुपालन सदा से फायदे का सौदा रहा है। अगर किसान नई तकनीकों और सूझबूझ से करें तो इस क्षेत्र में अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। साथ ही अपनी आय भी दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकता है। पशुपालक नरेंद्र सिंह का मानना है कि पशुपालन व्यवसाय को अगर बदलते समय की तकनीक के साथ अपडेट कर दिया जाए तो पशुपालन कभी भी घाटे का सौदा साबित नहीं हो सकता।
तो देखा आपने किस तरीके से लगातार नरेंद्र जी जैसे और भी जो किसान हैं, पशुपालक हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। हम भी आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं मॉनसून हमारी फसलों के लिए तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन पशु की सेहत के लिए उतना ही कहीं ना कहीं हानिकारक भी माना जाता है, क्योंकि इसके ज़रिए कई तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन ऐसे में आवश्यकता है कि हमारे पशुपालक जो हैं सावधान रहें, पशुओं की सेहत का ख्याल रखें। इसी को लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई हैं, यानी मानसून में किस तरह की देखभाल आपको करनी होगी पशुओं की। आइए जान लेते हैं। बरसात के दौरान पशुओं को कई तरह की बीमारियां लगती है। इसके लिए टीकाकरण होता है। पशु चिकित्सकों ने डोर टू डोर टीकाकरण करने की सलाह दी है। साथ ही पशुपालकों से कहा गया है कि पशुओं को नियमित रूप से खनिज मिश्रण देते रहे। खासकर दुधारू पशुओं के लिए खनिज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रतिदिन होनी चाहिए। देश कोरोना महामारी के संकट से भी जूझ रहा है। सरकार ने पशु, मुर्गियां या फिर उनके लिए दवाएं वगैरह खरीदने की अनुमति दे रखी है। खरीदारी करते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का भी ख्याल रखें। दूध निकालते समय, चारा देते समय या फिर पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह बांधते समय भी साफ सफाई बनाए रखें। कोई भी काम करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते रहे। जहां हरे चारे या सांद्र भोजन की कमी दिखाई दे रही है, वहां किसान गेहूं, मक्का, गेहूं की भूसी, सरसों की खली और नमक का इस्तेमाल करते हुए घर पर ही चारा तैयार कर सकते हैं। पशु बांधने की जगह के फर्श को फिनाइल से साफ करते रहे। तबेले को संक्रमण मुक्त करने के लिए रखें। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी पीने और चारे वाली नान को भी संक्रमण से बचाने के लिए कली का लेप कर ले। किसी भी रसायन का छिड़काव पशु के शरीर पर, उसके चारे पर या दूसरे भोजन पर ना करें। ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु ज्यादा देर तक भूखा प्यासा ना रहे। इससे पशु कुपोषण का शिकार हो सकता है। जिन किसानों के पास स्मार्टफोन है, वो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। ये भारत सरकार का ऐप है जो कोविड-19 की निगरानी रखता है और लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहता है। और आइए अब कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मत्स्य संपदा योजना की। जी, हम सभी जानते हैं मछली पालन क्षेत्र एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें तमाम असीम संभावनाएं जो हैं वो हमें नजर आती हैं, और इसके लिए अब सरकार भी प्रयास कर रही है। इसी को देखते हुए मत्स्य संपदा योजना की भी शुरुआत की गई। और क्या कुछ खास है इस योजना में, आइए जानते हैं। मछली पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की।
इस योजना की घोषणा बजट में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार है कि देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है। मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए है, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपए और लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। इसके अलावा इस योजना से साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगनी करने में भी मदद मिलेगी। इस योजना के तहत पहली बार मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए बीमा कवरेज को लाया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कई नई गतिविधियों और क्षेत्रों जैसे जेनेटिक सुधार कार्यक्रम, एक्वाकल्चर स्टार्टअप, मछली की खपत के लिए प्रचार गतिविधियां, तटीय मछली पालन ग्रामों का विकास और अत्याधुनिक थोक मछली बाजार आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ये तो बात हुई मत्स्य संपदा योजना की, लेकिन खासतौर से मत्स्य पालन को लेकर जो विशेषज्ञ हैं, कितना ये महत्वपूर्ण है, इस बारे में और क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए देखते हैं। आप देखेंगे लास्ट 7 दशक में 70 साल में जो प्रोडक्शन 18 गुना बढ़ा है, जो 7.5 मिलियन लाख टन से आज हम बोल रहे हैं 140 लाख टन। ये सब पॉसिबल है जो हमारा जो किसान भाई ने खेती से तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके पीछे जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा टेक्नोलॉजी हम निकास करते हैं हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जैसे कार्प कल्चर हुआ, कैटफिश कल्चर हुआ, श्रिम्प झींगा पालन हुआ, सब के विषय में जो शोध होता है, वो शोध से जो ज्ञान निकल के आता है वो टेक्नोलॉजी और फार्मर के पास पहुंचता है। ये जो तो हमारा जो 8 इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काम करते हैं, जो एक्वाकल्चर के ऊपर करते हैं, 3 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं पूरा एक्वाकल्चर के साथ जुड़े हैं, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एंड ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर 2 इंस्टीट्यूट है। और जो CMFRI है वो तो मछली जो समुंदर से कैसे पकड़ेंगे उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। उसके अलावा भी मेरीकल्चर के ऊपर काम करते हैं, जो समुंदर में खेती होता है। ये सब टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए जो भी प्रोडक्शन हो रहा है आज के दिन में, ये संभव हो। कृषि दर्शन में आइए आपको बताते हैं बफेलो पोषा आहार ऐप के बारे में। इस ऐप के जरिए किस तरह की जानकारी आपको मिल सकती है और कितना लाभ इस ऐप के जरिए मिल पाएगा, आइए देखते हैं। बफेलो पोषाहार एक शैक्षिक मोबाइल ऐप है जिसे ICAR CIRB हिसार द्वारा ज्ञान प्रदान करने और भैंस मालिकों के लिए एक गाइड के रूप में विकसित किया गया है।
ऐप संपूर्ण सामग्री को 6 अलग-अलग खंडों में विभाजित करके भैंस पोषण के विभिन्न क्षेत्रों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। भैंस फीड प्रबंधन, चारा प्रबंधन और संरक्षण, बछड़ा चारा प्रबंधन, सामान्य पोषण की कमी, पशुओं में विषाक्तता। एप्लीकेशन वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। पूर्ण ऐप सामग्री में डाउनलोड सुविधा के साथ ऑडियो बैकअप है। और लगातार जानकारी जो है वो मुहैया कराई जाती है सोशल मीडिया के द्वारा भी, और ख़ासतौर से ट्विटर की अगर हम बात करें तो इस पर हमारे जो पशु हैं उनके आहार को लेकर क्या कुछ जानकारी साझा की गई है, आइए देखते हैं। तो आज के लिए कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें, आप अपना सवाल या सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही आप पत्र व्यवहार के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा पता आप नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो ये तो बात हुई किस तरीके से आपका सवाल या सुझाव हमें मिल पाएगा, लेकिन आपको बता दें ये सारी जानकारी आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। YouTube चैनल पर जाने के लिए आप हमारा QR कोड स्कैन कर सकते हैं और यहाँ जो हमारे पिछले एपिसोड्स हैं कृषि दर्शन के, वो भी आपको मिल पाएंगे, जिससे कभी भी आप सारी जानकारी ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।